हर इंडियन मेल ऐसी 5 लुक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है जो उन्हें मिलती है उनके जीन्स और कल्चर से। मैं मेल लुक्स को इतनी शैलो नजर से नहीं देखता कि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आप सुंदर दिखोगे और लोग आपको टेंशन देंगे। नो, एज अ मैन ऑफ पर्पस हमें हर तरीके से अपने स्टेटस को बढ़ाना होता है और इट डजंट मैटर कि आप कितने अगली या फिर कितने सुंदर फेस के साथ पैदा हुए हो। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी लुक्स को जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करो ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज आए। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। इंडियन मेन स्मेल बैड। नो, दिस इज नॉट जस्ट अ स्टीरियोटाइप और ये सिर्फ हमारे हाइजीन तक ही सीमित नहीं है। आपने भी शायद अपने यार दोस्तों में देखा होगा कि जो इंसान अपने आप को मेंटेन भी करता है, जैसे ही आप उसके साथ जिम में जाते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करता है और उसको स्वेटिंग होना शुरू होती है, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारा आर्मपिट ओडोर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। वो हमारे आसपास के लोगों को ये बताता है कि हमारी हेल्थ क्या है, हमने क्या खाना खाया है और हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सोचो हजारों लाखों साल पहले जब हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लोगों का बायोडेटा निकलवाने का कोई जरिया नहीं होता था, तब हम एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, लुक्स और एक दूसरे की स्मेल से कि आपकी स्मेल और मेरी स्मेल कितनी सिमिलर या फिर कितना डिफरेंट है। जो जीन हमारे स्वेट को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ABCC11 जीन और ये जीन डिसाइड करता है कि हम कितना स्वेट करेंगे, हमारे स्वेट की स्मेल कितनी स्ट्रांग होगी और हमारा ईयर वैक्स कितना वेट या फिर ड्राई होगा। और हर देश में इस जीन के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। जैसे एक वेरिएंट होता है GG वेरिएंट और जिस भी देश में ये वाला वेरिएंट होता है वहां के लोगों की बॉडी ओडोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी स्किन उतनी अच्छी नहीं होती और उनके बाल भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। जबकि कई देशों में होता है AA वेरिएंट और जिस भी देश में ये होता है वहां के लोगों की बॉडी ओडोर ना के बराबर होती है। और अगर आप गेस कर रहे हो कि इंडिया में GG वेरिएंट होगा तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखो तो ऑलमोस्ट 80 to 95% इंडियंस में वो जीन वेरिएंट होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडोर प्रोड्यूस करता है। जबकि अगर हम जापान, चाइना या फिर कोरिया जैसे देशों को देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 100% होता है AA वेरिएंट, यानी वहां के लोगों की बॉडी ओडोर होती ही नहीं है। अब हम इस जीन के GG वेरिएंट को AA वेरिएंट में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस जीन को डाउन रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट। सबसे पहले अपनी डाइट में से सल्फर रिच फूड्स जैसे अनियंस, गार्लिक और मस्टर्ड ऑयल को हटाओ, बिकॉज ये ऐसे फूड्स हैं जब आप इनको डाइजेस्ट करते हो और ये मेटाबलाइज होते हैं तब इन फूड्स का रेजिड्यू हमारी स्किन और हमारी ब्रेथ से रिलीज होता है और इस रेजिड्यू की स्मेल को डिफाइन ही करा जाता है सड़े हुए अंडों की स्मेल की तरह। इसके साथ ही एक और स्टडी में यह भी देखा गया कि जब भी हमारी डाइट में क्लोरोफिल हाई होता है तो ये क्लोरोफिल हमारी स्वेट की स्मेल को खत्म कर देता है। और क्लोरोफिल रिच फूड्स होते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे सेलेरी, मिंट, पालक या फिर धनिया। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सेस ऑयल एंड एक्ने। क्या आपको पता है इंडियन स्किन ओवरऑल ज्यादा ऑयली होती जा रही है? ऑलरेडी एक गर्म देश में होने की वजह से हमारी स्किन का सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है ताकि हम सन की यूवी रेस से बच सके और इतनी गर्मी में हमारी स्किन डिहाइड्रेट ना हो। लेकिन बिना इस नॉलेज के जब हम एक टिपिकल इंडियन डाइट में इतने ज्यादा कार्ब्स लेते हैं तो इतने कार्ब्स को प्रोसेस करने के लिए हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है और जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन हाई होता है तब हमारा सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में कार्ब रिच और शुगरी फूड्स को ढूंढना बहुत ज्यादा रेयर होता था और ये फूड्स सिर्फ वही लोग खा पाते थे जो इनको अफोर्ड कर पाते थे। तो जब भी हम कार्ब्स को खाते हैं तो वो हमारी स्किन को और ज्यादा ऑयली बनाते हैं और हमारी बॉडी ओडोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आसपास के लोग हमारे को स्मेल करके और देख के ही ये समझ जाएं दैट वी आर लोडेड, हम बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और हमारे से मेट करने पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आज के समय पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडियन मेल्स इतना ज्यादा अपनी डाइट में कार्ब्स को कंज्यूम कर रहे हैं और वो कार्ब्स एक्चुअल में वो कार्ब्स है ही नहीं जो हमारे एंसेस्टर्स खा रहे थे, बल्कि आज के कार्ब्स हाईली प्रोसेस्ड है, जिससे हमारी स्किन इतना ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओडोर आ जाता है कि दूसरे लोग इस चीज को स्मेल करके और हमें देख के ये नहीं समझते दैट वी आर सो हेल्दी एंड वी आर सो वेल्दी, वो बल्कि ये समझने लगते हैं कि हम कितने अनहेल्दी हैं और हमारे जीन्स इंफीरियर हैं। इवन एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि एक लो कार्ब डाइट पर जाने के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ही लोगों की स्किन क्लियर होने लग गई, उनकी स्किन का सीबम प्रोडक्शन यानी ऑयलीनेस भी कम हो गई और उनके पिंपल्स गायब होने लग गए। यानी एज एन इंडियन आपको अपनी प्लेट को रीअसेस करने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि जितना मात्रा में आप कार्ब्स लेते हो आपकी बॉडी को उतना कार्ब्स लेने की जरूरत ही नहीं है और जो कार्ब्स की क्वालिटी है वो भी कोई अच्छी नहीं है। चाहे आप राइस खा रहे हो, व्हीट खा रहे हो, ब्राउन ब्रेड खा रहे हो,
दे आर ऑल्सो गुड अप टू एन सर्टेन एक्सटेंट। एक पॉइंट के बाद अगर आप पूरे दिन ही रोटी या फिर अपना ब्राउन ब्रेड, राइस, दलिया, यही सारी चीजें खा रहे हो ये सोच के कि मैं तो एक हेल्दी डाइट पे हूं जस्ट बिकॉज मैं बाहर का नहीं खा रहा, आप गलत हो। इतने सारे कार्ब्स चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अपनी डाइट में से कार्ब्स को कम करो और अपनी प्लेट में कॉन्शियसली ये सोचो कि कैसे मैं यहां पर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को ऐड करूं। आज मैन टू मैन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, नोबडी केयर्स अबाउट यू। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर, हर कोई बस ये देखता है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। यही होता है एक लड़का होने का मतलब, कि आपको दूसरों का प्यार और रिस्पेक्ट सिर्फ तभी मिलते हैं जब आपके पास स्टेटस और सोशल इन्फ्लुएंस होता है। आप जैसे हो वैसे ही रहकर आपको अपनी ड्रीम लाइफ नहीं मिलेगी, और तभी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं गॉड मोड। दिस इज माई बेस्ट वर्क ऑन इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन एंड गेनिंग पावर। बिकॉज आप चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो, एक स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल या फिर इवन एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, आप जितना भी हार्डवर्क कर लो, अगर आपके वर्क को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा तो इतनी मेहनत का फायदा क्या है। मैस्कुलिन नेचर बाय डेफिनेशन एक आउटवर्ड फोर्स होती है। दैट्स व्हाई इट इज योर ड्यूटी टू गेन मोर इन्फ्लुएंस एंड गेन मोर पावर। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो एंड यूज कोड गॉड to get 50% off. प्रॉब्लम नंबर 3, इजी हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन होने का मतलब यह है कि हमारी स्किन के कई पैचेस उसके आसपास के एरिया से ज्यादा डार्क होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस मेलेनिन। मेलेनिन वो पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को एक डार्क कलर देता है, और ये पिगमेंट इंडियंस में ज्यादा होता है, जिस वजह से जब भी हमें चोट लगती है या फिर जब भी हमें कोई पिंपल होता है तब वहां पर इतना ज्यादा मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है कि वो निशान जरूरत से ज्यादा गहरा लगता है और उस निशान को फेड आउट होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से इंडियंस में जो एक गोरा देखने का क्रेज होता है, ये सिर्फ अंग्रेजों को देखकर नहीं आया है कि हम अंग्रेजों को एडमायर करते हैं, उन लोगों ने हमारे को रूल किया तो हम उनके कॉम्प्लेक्शन को देख के ये सोचते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी है कि अंग्रेजों की स्किन के कंपैरिजन में जब भी हम जरा सा जंक फूड खाते हैं, फिर जब भी हम थोड़ी देर धूप में खड़े होते हैं, तब हमारी स्किन बहुत जल्दी अपना ग्लो लूज करने लगती है और हमारी स्किन पैची और अनइवन होने लगती है। इसी पैचीनेस को स्किन डार्कनिंग का लेबल देकर कंपनीज हमें स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स बेचती हैं। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें अपने फेस पर ज्यादा ग्लो लाने के लिए और स्किन को इवन बनाने के लिए गोरा होने की क्रीम्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए बस 2 चीजें। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज एनी गुड ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट, बिकॉज ग्लूटाथायोन क्या करता है, वो हमारी स्किन में मौजूद डार्क पिगमेंटेड मेलेनिन को कन्वर्ट कर देता है लाइट पिगमेंटेड मेलेनिन में। एंड सेकेंडली, यू नीड एनी गुड नियासिनामाइड सीरम, बिकॉज नियासिनामाइड मेलेनिन को प्रोड्यूस तो होने देता है, लेकिन वो मेलेनिन को स्किन की सरफेस पर आने से रोक देता है, जिससे आपको एक अपीयरेंस मिलती है ज्यादा ग्लोई, ब्राइटर और इवन स्किन की। प्रॉब्लम नंबर 4, इंडियन मेन लूज हेयर अर्ली। जर्नल ऑफ इंडियन डर्मेटोलॉजी की एक रिसर्च में देखा गया कि 60% इंडियन मेन जिनकी एज 30 से 50 के बीच में होती है, वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट बॉल्डिंग रेट्स अगर हम खुद को कंपेयर करें यूरोपियंस, चाइनीज और कोरियन से। अर्ली मेल बॉल्डिंग की मेन वजह होती है डीएसटी, और डीएसटी वो हार्मोन होता है जो एक मेल को मैच्योर होने में मदद करता है। यानी बचपन में डीएसटी हमारी पीनस को डेवलप होने में मदद करता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब वो मदद करता है हमारी मसल डेवलपमेंट और ओवरऑल हेयर ग्रोथ में। बट अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में डीएसटी जरूरत से ज्यादा है, या फिर किसी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स डीएसटी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो हम अपने 20s में ही एक्सपीरियंस करेंगे मेल पैटर्न बॉल्डनेस। और इंडियंस में दोनों ही प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी बॉडी में डीएसटी भी हाई होता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स में एंड्रोजन रिसेप्टर्स डीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मैंने भी ये खुद में 2 से 3 साल पहले नोटिस किया कि मेरे टेंपल एरियाज इतने पीछे हो चुके हैं, बिकॉज चाहे हम मेरे फादर की बात करें, ग्रैंडफादर की या फिर अंकल की, तीनों को मैंने कभी बाल के साथ देखा ही नहीं। दे आर ऑल बॉल्ड, और जो मेरे कजन्स हैं उनकी भी हेयर लाइन कुछ अच्छी नहीं है। तो मुझे ये पता था कि बहुत जल्दी अपने 20s में ही आई विल लूज ऑल माई हेयर, और शुरुआत में आई एक्सेप्टेड इट कि हाँ यही फेट है, यही किस्मत है, और क्या फर्क पड़ता है, आई एम अ मैन, और मेरी लुक्स के बेसिस पर मुझे जज नहीं करा जाएगा, मेरे स्टेटस पर, मेरे काम पर, मेरे वर्क आउटपुट पर मेरे को जज करा जाएगा। बट जब आपको ये समझ आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए आप 2 अनफेयर एडवांटेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें से पहली होती है ऑब्वियसली और स्पीच, किस तरीके से आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या टोन है, कितना कॉन्फिडेंस है। एंड सेकेंड इज योर लुक्स,
कितना आपने अपनी लुक्स को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। आपका स्टार्टिंग पोजीशन मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आपने अपने ऊपर काम कितना किया है, आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। और आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप अपने हेयर को वापस लाना चाहते हो तो ये जो डीएसटी होता है सिर्फ एक लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ही रिसेप्टर तक पहुंच पाता है। यानी किसी तरीके से अगर हम अपने स्कैल्प में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकें तो वहां पर मौजूद रिसेप्टर्स डीएसटी को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, और इससे जो आपके हेयर्स चले भी गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और जो आपके पास ऑलरेडी हेयर मौजूद है आप उनको भी स्ट्रेंथन कर पाओगे। नाउ स्कैल्प में ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका होता है वहां तक ब्लड फ्लो को पहुंचाना, और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कई तरीके आज मैं आपके साथ ऐसे शेयर करने वाला हूं जिनको मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट किया है। फर्स्ट इज मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपने हेयर को रिकवर करना, आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया, आपको अभी पता भी नहीं है कि मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड होता क्या है, डोंट यूज इट। पहले किसी को कंसल्ट करो, पहले अपनी सिचुएशन किसी प्रोफेशनल को दिखाओ एंड देन यू विल कम ऑन टू दिस। यहाँ पर मिनॉक्सिडिल बेसिकली क्या करता है, वो वैसोडाइलेटर है, यानी जहां पर भी ये स्किन पर लगता है ये वहां के ब्लड वेसल्स को खोलता है ताकि वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ सके। फिनेस्ट्राइड क्या करता है, फिनेस्ट्राइड डीएसटी को ब्लॉक करता है, और यही इसमें ऐसा कंपाउंड है जो मैं बोलूंगा कि ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज अगर आप पूरे अपने स्कैल्प पर ये लगा लेते हो या फिर आप इसे ओरल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में लेते हो, तो ये बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में जाता है और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स कॉज करता है। लोगों को सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कई लोगों को कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मेक श्योर इसको लेने से पहले आपको पता है कि आप क्या ले रहे हो एंड कंसल्ट समवन। इसके बाद जो मैंने शुरू किया था इट वाज अ सिरम, और ये सिरम ऐसी है जिसमें रिडेंसिल होता है। रिडेंसिल इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू मिनॉक्सिडिल, एंड इसमें रिडेंसिल के साथ कैफीन भी है। कैफीन का भी सेम काम होता है कि वो वैसोडाइलेट करता है। जहां पर भी स्किन पर कैफीन लगता है वहां की स्किन ज्यादा ब्लड फ्लो इनवाइट करती है। तभी आपने कई सीरम्स में, कई क्रीम्स में देखा होगा, जो आई क्रीम्स होती हैं वो पफीनेस हटाने के लिए कैफीन अंदर डालती हैं, बिकॉज जैसे ही कैफीन यहाँ पर लगता है ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो पफीनेस होती है वो चली जाती है। एंड थर्ड थिंग दैट आई यूज, एंड दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत रिसेंटली यूज करना शुरू किया है, दिस इज कैस्टर ऑयल विद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी का भी सबको पता है कि ये भी आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, बट रोजमेरी को पहले मैं यूज कर रहा था विद कोकोनट ऑयल या फिर किसी डिफरेंट टाइप का ऑयल। बट कई लोगों से मैं सुन रहा था कि कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है स्किन में डीप पेनिट्रेट करने में। जब भी आपको कोई भी कंपाउंड स्किन की एक बहुत डीपर लेयर में भेजना हो, जस्ट मिक्स इट विद कैस्टर ऑयल, बिकॉज ये स्किन को ऊपर से भी लॉक कर देता है और ये स्किन के बहुत नीचे भी उतरता है। तो एक और इसका बेनिफिट यही होता है कि जब आप मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज करते हो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ होती है। बट अगर आप रेगुलरली हफ्ते में 1 से 2 बार कैस्टर ऑयल यूज करते हो तो वो ड्राइनेस चली जाती है। एंड इसके साथ आपने ये सुना होगा, एंशिएंट इंडिया में हमेशा बोला जाता था कि चंपी करो, हमेशा हेड को मसाज करो। तो कोई भी ऑयल लेके या फिर कैस्टर ऑयल लेके किसी को बोलो, या फिर आप ये खुद भी कर सकते हो, मसाज योर हेड फॉर 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज यहां से भी आप अपने ब्लड फ्लो को बढ़ाते हो और ब्लड फ्लो बढ़ने पर डीएसटी कम होने लग जाता है। प्रॉब्लम नंबर 5, नैरो फेसेस एंड वीक जॉज। हिस्ट्री के ज्यादातर समय में हम इंसानों ने काफी हार्ड और टफ फूड्स को च्यू किया है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स, हार्ड फ्रूट्स और मीट। और इन फूड्स को घंटों तक च्यू करना हमारी जॉस के लिए वेट लिफ्टिंग करने के बराबर है। जिस तरीके से हम जिम में अपनी मसल्स को ग्रो करने का स्टिमुलस देते हैं इतना ज्यादा वेट उठा के, सिमिलर तरीके से जब आप घंटों तक, इतने लंबे समय तक कोई सर्टेन फूड च्यू कर रहे होते हो, तब उससे आपकी जॉस ज्यादा वाइड और स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन आज के समय पर जब हम इतने सॉफ्ट फूड्स खा रहे हैं तब हमारी जॉस के पास ग्रो होने का कोई स्टिमुलस ही नहीं है। इससे हमारे फेस की बोन्स उस हद तक ग्रो ही नहीं कर पाती जिस हद तक ग्रो करने के वो काबिल थी, और इससे हमारे जीन्स चेंज नहीं होते। लेकिन इस नई डाइटरी हैबिट से जिस तरीके से हमारे जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं वो चेंज हो जाता है। ऑल्दो इंडियन डाइट्स में कई 100 सालों से ऐसा ही खाना रहा है जहां पर हम एक्सट्रीमली कुक्ड और सॉफ्ट खाना खाते हैं। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स की बात करें तो हमारी डाइट में होता है बहुत सारा दाल, राइस, अलग अलग तरह की करीज और सॉफ्ट ब्रेड्स जैसे चपाती। ऑन टॉप ऑफ दिस आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी डाइट में ऐड कर चुके हैं इंडस्ट्रियल फूड्स जैसे बिस्किट्स, ब्रेड और शुगर, जो हमारे मुंह में आते ही घुल जाते हैं। बच्चों को भी इतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग से हटाकर या तो बॉटल दे दी जाती है या फिर उनको दे दिया जाता है बेबी फॉर्मूला, जिससे वो कभी ये सीख ही नहीं पाते कि कितना च्यू करना होता है और अपनी टंग को किस पोजीशन में रखना होता है। एंड एज अ रिजल्ट हम इंडियंस की जॉज वीक होती जा रही है, हमारे फेसेस अंदर से इतने नैरो होते जा रहे हैं कि हमारे टीथ को वहां पर जगह
नहीं मिलती और हम एक्सपीरियंस करते हैं डेंटल क्राउडिंग, जिससे बाहर से हमारा फेस लगता है बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव। नाउ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले ये समझो कि हमारे फेस और स्कल की बोन्स खुद को इतनी जल्दी रीमॉडल नहीं कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल और डाइटरी चॉइसेस को कई महीनों और सालों तक चेंज रखना पड़ेगा, यानी एज अ पर्सन आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट में ऐड करने हैं थोड़े हार्ड फूड्स, स्पेशली रॉ वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स, बीट रूट्स, आप ऐड कर सकते हो नट्स को। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, ऐड मीट। जितना आप खुद को रिमाइंड कराओगे कि अगर मैं नॉर्मल खाना भी खा रहा हूं, मुझे बस अपनी जॉ को ज्यादा यूज करना है, पहले उस खाने को पूरी तरीके से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो अपने माउथ में, तब उसको स्वॉलो करो। सेकेंडली, अपने पूरे पोस्चर को इंप्रूव करो, यानी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा झुककर चलता है या फिर आपकी नेक पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होती, तो आपकी टंग आपके पुअर पोस्चर को फॉलो करती है। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी टंग इसी तरीके से आपको सपोर्ट करती है जैसे चेयर को उसके लेग्स सपोर्ट करते हैं। सोचो एक टूटी हुई चेयर है और उसके चारों लेग्स बाहर की तरफ फैले हुए हैं और आप उस पर बैठते हो और आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। सिमिलर तरीके से आपका पूरा स्कल आपकी टंग पर रेस्ट करता है। सोचो आपका स्कल जो है वो चेयर है और आपकी जो टंग है वो उस चेयर के लेग्स हैं। अगर आप अपनी टंग को कॉन्स्टेंटली अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर नहीं रखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि देयर इज सम लैक ऑफ सपोर्ट, और उस वजह से आपका पूरा फेस ढीला होकर नीचे को आने लगता है और आप फेस करते हो कि आपकी जॉ वीक होती जा रही है और आपके मुंह में उतनी जगह नहीं है। और आपको ये धीरे धीरे अपनी आदत बनानी होती है कि आप बार बार ये चेक करो कि हाँ मेरा पोस्चर ठीक है ना, और आपकी टंग की पोजीशन कहां पर है। मैंने अपनी आदत बना रखी है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में खुद को रिमाइंड कराता हूँ कि मेरी टंग का बैक वाला पोर्शन हमेशा मेरे माउथ के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा हो। और जस्ट बिकॉज ये एक स्लो प्रोसेस होता है, बिकॉज एज एन एडल्ट आप अपने फेस को इतनी जल्दी रीमॉडल नहीं कर सकते हो, ओवर द कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स इस पूरे प्रोसेस में आप देखना शुरू करते हो कि आपका फेस रीस्ट्रक्चर होने लग गया है और आपकी जॉज वाइड हो रही है, आपके चीक बोन्स ऊपर हो रहे हैं, आपकी आईज ज्यादा स्लिट लाइक हो रही है, and you slowly become more attractive. And thirdly, change your body composition, because हमारे ancestors ने हजारों सालों तक ऐसे periods भी देखे हैं जहां पर कभी famine पड़ जाता था और उन बेचारों के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था, और कभी होती थी फूड की abundance और उनके पास बहुत ज्यादा खाने के लिए होता था। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड है वर्स्ट सिचुएशन के लिए कि अगर कभी भी दोबारा फैमिन आ जाए और हमारे पास खाने की कमी हो, तो हमारी बॉडी के आसपास इतना फैट स्टोर्ड हो कि हम उस फैमिन को, फूड की कमी को झेल पाएं और सरवाइव कर पाएं। तो हमारी बॉडी एज कंपेयर टू गोरे लोग बचपन से ही ज्यादा फैट कैरी करती है। अगर हम इन्फेंट्स को देखें, एक गोरा इन्फेंट वर्सेस एक इंडियन इन्फेंट, तो हमारी बॉडी में बचपन से ही ज्यादा फैट होता है और तभी हमारे फेसेस शुरू से ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट और गोल लगते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ा लें, कार्ब्स को कम कर दें और अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड कर लें, और साथ ही साथ अगर हम जिम जाएं, वेट लिफ्टिंग करें और किसी तरीके से अपने एक्सेस फैट को हटा लें, तो हम भी वापस से उतने ही अट्रैक्टिव लगना शुरू कर देंगे जितना इस फैट स्टोर करने वाले जीन से पहले हमारे एंसेस्टर्स अट्रैक्टिव होते थे। नाउ आप ये समझो कि हमारे जो इंडियन जीन्स हैं वो इतने ज्यादा कार्ब्स को पचाने के लिए, धूप में खड़े होने के लिए, जंक फूड को पचाने के लिए नहीं बने। हम बस ये देखते हैं कि फॉन्डर्स बर्गर्स खा रहे हैं, इतना अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके फेस पर वही ग्लो है, फिर भी उनके बाल वहीं पर टिके हुए हैं, तो मतलब हम भी ये खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी को जरा सा भी स्ट्रेस मिलता है, हमारे फेस पर एक्ने होना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं और हमारे फेस से सारा ग्लो चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंडियन जीन्स एकदम बेकार हैं। इस चीज को समझो कि हजारों सालों तक जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने सेक्सुअल सिलेक्शन की मदद से इन ट्रेट्स को प्रायोरिटाइज करा है। अब चाहे हम कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां के लोगों ने सेक्सुअल सिलेक्शन की मदद से उन लोगों को हटा ही दिया जिनकी स्किन गंदी थी या फिर जिनके बाल झड़ते थे। लेकिन हमने सेक्सुअल ट्रेट्स में भी प्रायोरिटाइज किया, अट्रैक्टिवनेस को प्रायोरिटाइज किया एज देयर कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस ऑफ दैट पर्सन। यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स का सीड एटलीस्ट हमारे अंदर है। वी कैन बिकम वाइज, वी कैन बिकम इंटेलिजेंट, वी कैन प्रोटेक्ट आवर कैरेक्टर। बट इसके ऊपर से अगर हम ये साइंस समझ लें कि हमारे जीन्स की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम बस थोड़े से डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से वापस से खुद को मैक्सिमली ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और हम भी पूरी दुनिया से कंपीट करके उनको हरा पाएंगे।